हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। आज हमारे साथ हैं विशाल पटेल, जिन्होंने रिसेंटली CSIR क्वालिफाई किया अच्छे रैंक से अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। जैसा कि मेरा चैनल लाइफ साइंस से रिलेटेड, बॉटनी या जूलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें डालता रहता है, और मैं चाहता हूं कि जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होते रहे, उनको पता चलता रहे जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनसे। तो आइए हम बात करते हैं विशाल से, जहाँ पे वो अपने सारा स्ट्रेटजी और आप लोगों के ढेर सारे सजेशन लेके आए हैं। हेलो डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम विशाल पटेल है और मैंने इस साल CSIR UGC नेट का एग्जामिनेशन दिया था और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने ट्रायल अटैम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया है विथ ऑल इंडिया रैंक 135 एंड मेरा मार्क था 116। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया। तो फिर अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि मतलब मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पता कैसे चला और मैं कैसे मोटिवेट हुआ कि इस एग्ज़ाम को मुझे देना चाहिए। तो ये बात है मेरी BSc की, आई थिंक BSc थर्ड ईयर की। जब मुझे CSIR UGC नेट के बारे में पता चला था तो उसमें मुझे लगता था कि यार, मैं सिलेबस चेक किया सबसे पहले। सिलेबस चेक करने के बाद मुझे पता चला कि यार बहुत ही ज़्यादा है, जनरल एप्टीट्यूड है, इतने सारी यूनिट है और मुझे बहुत ही टफ लगता था। और कुछ टीचर भी मुझे मिले वहाँ पे, तो देखता था कि वो लोग दिए थे एग्ज़ाम मतलब, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि यार, जब टीचर लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊँगा। तो फिर मैं थोड़ा वहाँ पे स्टॉप हुआ। फिर मैं BHU MSc एंट्रेंस का तैयारी किया। फिर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद मुझे मेरे सीनियर जो कि विनय सर हैं, इनसे मुलाकात हुई तो मुझे सारी जानकारी हुई CSIR UGC नेट के बारे में। इन्होंने भी क्वालिफाई किया था प्रीवियसली। तो मैंने इनका सारा चीज़ देखा, वीडियो देखा, फिर डंकल पे इनका इंटरव्यू था, इनका एक बुक भी था। तो पढ़ा तो मुझे सारा चीज़ पता चल गया कि CSIR क्या क्या है, क्या क्या स्ट्रेटेजी थी इनकी। तो इनकी स्ट्रेटेजी मैंने पढ़ी सारी चीज़, लेकिन फिर मैंने खुद से स्ट्रेटेजी अपनी बनाई। मैंने सबसे पहले किया क्या कि मैंने सिलेबस देख लिया कि सिलेबस क्या क्या था। फिर मुझे बुक पढ़ने की उतनी आदत थी नहीं, क्योंकि शुरुआत से मैं जब BSc किया था तो बुक उतना पढ़ा नहीं। फिर मैंने क्या किया कि मैं यूट्यूब वीडियो से ही पढ़ता था मोस्टली। तो यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे टीचिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल मिला था। तो मैं वहाँ पे पढ़ता था, ऐसे एक आध दो लेक्चर देखता था। प्लांट फिजियोलॉजी सबसे पहले देखा था, वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, तो वो मुझे समझ में आई थी चीज़ें। फिर उसके बाद वहाँ से पता चला कि हाँ, अनअकैडमी होती है कुछ चीज़, ठीक है। तो अनअकैडमी के बारे में मुझे वहाँ से पता चला। फिर मैं अनअकैडमी गया, फ्री के वीडियो में देखता था, स्पेशल क्लास होती है। तो वहाँ पर मैं 2-3 महीने देखा। तो ऐसे करके दिसंबर आ गया था 2020। फिर दिसंबर 2020 में मैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया और वहाँ से मतलब पढ़ाई शुरू किया। तो शुरुआत में मतलब मैं बहुत ही मोटिवेटेड था, मैं पढ़ाई करता था, वीडियो देखता था, मतलब वीडियो देख के ऐसे करता था। फिर ऐसे करते करते तैयारी हुई। और बुक के बारे में मैं बताना चाहूँ तो बुक मोस्टली मैं पढ़ा नहीं बुक, फिर भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट जो है, मैंने उसको पढ़ा था। मुझे मतलब कॉन्सेप्ट के लिए नहीं पढ़ा था, मुझे वो बुक पढ़ना अच्छा लगता था, मुझे सीखने में अच्छा लगता था, इसलिए गिलबर्ट मैंने पढ़ा था। और ड्यूरिंग द MSc मैं प्लांट फिजियोलॉजी के लिए तेज एंड जिगर कुछ पोर्शन के लिए देखा हूँगा, उतना नहीं। और सेल बायोलॉजी के लिए अल्बर्ट मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी, वो डायग्राम वायग्राम देख लेता था और उतना बुक पे मैं स्विच नहीं किया था। तो ये होगी मेरी बुक और एंड ऑल। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि मेरी क्या स्ट्रेटजी होती थी, मैं प्रिपरेशन कैसे करता था। तो प्रिपरेशन करने के लिए जैसे कि उस टाइम था जब मैं दिसंबर में शुरू किया था पढ़ना धीरे धीरे, तो उसमें मेरा MSc फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था और सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होती थी। तो ऑनलाइन में उतना चीज़ें मुझे हेक्टिक नहीं लगी कि MSc की क्लास मुझे उतना हेक्टिक नहीं लगी। तो मैं उसमें अनअकैडमी से ही 2-2 क्लास 3-3 क्लास मैंने करना शुरू कर दिया था और वहाँ से मैं क्लासेस करता। फिर क्लासेस करके मैं नोट्स नहीं बनाता था। ये मेरी एक गलती थी, आपको ये पॉइंट आउट करना चाहिए कि आप चाहे जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको नोट नहीं करेंगे तो आप आज पढ़ रहे हैं, फिर कुछ दिन के बाद वो आपके दिमाग से आउट हो जाएगा, रहेगा नहीं। तो मैंने शुरुआत में जो भी चीज़ें पढ़ी उसका नोट नहीं बनाया। फिर मुझे 1-2 महीने के बाद रियलाइज़ हो गया कि यार, मैं तो चीज़ें भूल जा रहा हूँ। फिर मैंने बैक साइड गया, फिर से मैंने PDF था वहाँ पे मैंने खोले, फिर मैंने शार्ट नोट बनाना शुरू किया। तो मैंने जैसे बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं जो मेरी फेवरेट बन चुकी, मतलब आज कहूँ तो आज फेवरेट है। मैंने मतलब अगर बता दूँ CSIR इस एग्ज़ाम के लिए मैंने कितने यूनिट अच्छे से तैयार किए थे, तो वो थे 5 यूनिट। अगर आपको नाम गिला दूँ तो इकोलॉजी, इवोल्यूशन, प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग के कुछ पोर्शन थे, जैसे GPCR, ये सब मैंने पढ़ा था। इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़ा था।
तो ऐसे करके मेरे यही जो यूनिट थे ये मेरे फेवरेट बन चुके। लेकिन इस एग्ज़ाम में हुए क्या कि इस एग्ज़ाम में जैसा कि अगर जो दिए होंगे उनको पता होगा कि इवोल्यूशन तो क्वेश्चन ही नहीं आया है और इकोलॉजी से आया तो 2-3। तो मेरे लिए थोड़ा लगा कि यार क्या होगा अब, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी ने संभाल लिया। और करके थे क्वेश्चन, मैंने जैसे मालिकुलर के भी क्वेश्चन बन गए मुझसे और जो भी थे सब क्वेश्चन बने। अब इसके पीछे क्या राज है? आप सोचेंगे कि यार ये लड़का बोल रहा है कि 5 यूनिट पढ़े और इसने क्वेश्चन बना लिए। तो इसके पीछे यही स्ट्रेटेजी थी कि मैं पढ़ाई कम करता था। टेलीग्राम हो गया और बहुत सारे क्विज हो गया। टेलीग्राम पे जैसे आप खोजेंगे ना तो टेलीग्राम पे PYQ आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा चीज़ वहाँ पे है, आप वहाँ से ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर ऐसे करके बुक था, जैसे कैटालिस्ट का मैंने बुक, तो कैटालिस्ट की जितनी भी MCQ थी मैं MCQ करता था। एक था रिवर्स मेथडोलॉजी, आप सबको पता होगा। जैसे कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले ना, जैसे ये मेरी पर्सनल थी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप फॉलो करें, शायद आप कर भी नहीं पाए ऐसा। तो क्या होता था, मैं क्वेश्चन करता था, क्वेश्चन करने के बाद जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, जैसे मान लीजिए क्रोमेटोग्राफी का एक क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चन बना या ना बना, मुझे पता है कि मुझे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी नहीं आता है, तो क्वेश्चन बनाने के बाद गलत हुआ तो मैं उसको टेक्निक को नोट किया, फिर मैं जाके इसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को पढ़ के नोट कर लिया। एलाइजा से क्वेश्चन नहीं बना तो एलाइजा मैंने जाके बाद में पढ़ लिया। तो ऐसे ऐसे करके मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको देखिए, स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, जैसे बहुत सारे लर्नर है स्टूडेंट हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है ना कि उनको ये तो पता होता है सबको कि पढ़ना क्या है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस देखिए बहुत बड़ा है, आप अगर पढ़ने जाएंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। तो आपको सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो जो सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रिपीटेडली पूछी गई हैं, जो पूछी गई हैं मोस्टली उनको पढ़िए, जो कम पूछी जाती है उनको आप स्किप कीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इज़ द मस्ट। आप अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो नॉलेज भी उसके साथ साथ है। अगर आप में नॉलेज है तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़, जैसे कि पढ़ने के लिए पूरी अभी आप PhD करेंगे इसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। 5 साल तक 6 साल तक आप चीज़ें सीखते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रेटेजी कि आपको, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या पढ़ना है और ये भी ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। जैसे अगर एक यूनिट लेके मैं गिना दूँ तो जैसे लास्ट यूनिट में अगर 13 यूनिट पकड़ूँ तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हमारे डेली यूज में हम जब MSc करते हैं, BSc करते हैं या PhD वर्क करते हैं तो वहाँ पे जैसे आप देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया और वो मार्कर वार्कर है, रिया रैपिड है, सब है, PCR हो गया। ठीक है, तो ये जो कॉमन चीज़ें हैं ना, ये सब तो आपको छोड़ना ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे करके और बायोफिजिकल मेथड के कुछ टेक्निक है तो आप उसको नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चलेगा। जैसे सेल बायोलॉजी ही है, आपको जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, अगर जो चीज़ें नहीं आ रही है आपको, जैसे जो चीज़ें नहीं आ रही है आप उसके पीछे परेशान हो के आपको क्या फ़ायदा है, आप आगे स्विच कर सकते हैं। आपको जैसे हो सकता है ना किसी टॉपिक की आपकी दुश्मनी हो, आपको नहीं समझ में आती हो तो आप उसे छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए। आप उस पर टाइम वेस्ट करके आपको कुछ मिलेगा नहीं, आगे बढ़ जाइए, नया चीज़ सीखिए, फिर हो सकता है कुछ टाइम बाद अगर उस पर आपको टाइम मिले, आप उस पर ट्राई करें तो आप सीख सकते हो उस चीज़ को। फिर मैं बात करूँगा कि उन लोगों की जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने में और यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि सबसे पहले मेरी मम्मी, मोस्टली मम्मी को मेरे ऊपर ना बहुत भरोसा था हमेशा से ही, शुरू से। मतलब मुझे कभी कभी बीच में लगा MSc के दौरान ही कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे मतलब वापस लौट जाना चाहिए। इवन मेरी मम्मी भी बोली कि वापस आ जा जब नहीं हो पा रहा है, मतलब इशू हो गए थे कुछ मतलब समझने में या हेल्थ इशू, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो मम्मी बोलती थी वापस आ जाओ, मतलब इतनी तो मैं बोला नहीं, अब इतना तक पहुँचाऊँ तो वापस नहीं आऊँगा। फिर मम्मी बोलती थी हमेशा कि तुम पास हो जाओगे, तुम बस चलते रहो, मुझे तुम पे भरोसा है। तो जब पेरेंट्स होते हैं ना, पापा को भी खुद बहुत ही भरोसा है, उनको तो पहले से ही। तो ऐसे करके जब आप पे कोई भरोसा करता है ना तो आप उतना बेहतर करने के लिए आप में कैपेबल भी हो जाते हैं। सामने वाला अगर आपसे कहे कि नहीं कर पाओगे तो वो निगेटिव इन्वायरमेंट बनता है, तो शायद आप नहीं कर पाओ। लेकिन जब सब कहें कि यार तुम तो कर ही लोगे, ऐसे बहुत सारे दोस्त भी थे कॉलेज के, जैसे BHU में पढ़ता हूँ तो दोस्त थे ना, तो उनको लगता था कि यार ये तो कर ही लेगा। मतलब मुझे अंदर से लगता था कभी कभी कि यार नहीं कर पाऊँगा, इतना टफ है, लेकिन वो लोग कहते थे कि तुम कर लोगे। शुरुआत में कहते थे तुम कर लोगे, बीच में फिर थोड़ी प्रॉब्लम हुई, मैं घूमने टहलने लगा इधर उधर, तो कुछ लोग आए मुझसे मिले, कहें कि यार तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, तुम्हारा इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार क्यों, मतलब यार ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मेरा नहीं होगा।
फिर मैंने डिसाइड किया था, 1 जनवरी था, तो मैं ऐसे मुझे लिखने उखने का शौक़ है, तो डायरी पे नहीं, ऐसे ही टेलीग्राम वलीग्राम पे एक ग्रुप बना के उसमें अकेले हूँ, तो वहाँ पे मैंने लिख के डाला था कि आज 1 जनवरी है और मेरे पास 20 दिन है। तो मैं देखता हूँ, मेरे पास एक स्ट्रेटजी है, मैं ऐसे पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैं 5 यूनिट पढ़ा ज़रूर था अच्छे से, लेकिन मैंने टारगेट किया था 12 यूनिट की, मुझे 12 यूनिट के क्वेश्चन करने हैं। तो जैसे मान लीजिए 5 यूनिट का क्वेश्चन मुझसे कहीं से भी आता, मैं कर लेता, तो 5 यूनिट वो हो गया और 7 यूनिट ए। तो मैंने ऐसे किया था ना कि एक दिन में मैंने 2 यूनिट को चूज़ किया था। जैसे एक दिन मैंने इकोलॉजी चूज़ कर लिया और उसी दिन टेक्निक का, तो 2 यूनिट लेके पढ़ा। इकोलॉजी पढ़ने में मुझे बहुत ही कम टाइम लगे, जैसे 1 घंटे में इकोलॉजी क्लियर, क्योंकि मैं पहले से पढ़ा था। और टेक्निक के लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक को चूज़ किया कि ये टेक्निक है, जैसे मान लीजिए इम्सा है, जेल्स इम्सा हो गया, आपका रैपिड हो गया, पीसीआर हो गया, ऐसे ऐसे करके टॉपिक थे, तो मैंने उसको लेके ऐसे पढ़ लिए और उससे क्वेश्चन कर लिए। तो ऐसे ऐसे करके फिर एक ये भी था कि अनअकैडमी था मेरे पास, मैं अनअकैडमी या कोई भी ऐसा हो गया, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा हूँ, मेरे लिए वही मतलब कारगर सिद्ध हुआ। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि वहाँ पे मॉक टेस्ट ऐसे टाइप का होता था, तो मैंने वहाँ एक एक जैसे कि मॉक टेस्ट दिया। और मॉक टेस्ट जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये भी मतलब मैंने ध्यान दिया कि जो क्वेश्चन गलत होते थे मुझसे, क्वेश्चन गलत हो गए तो मैंने उसको एक कॉपी बनाया था, उसमें नोट कर लेता था एक पॉइंट में कि ये चीज़ें मुझसे गलत हुई है। और फिर उसको मैं बाद में देखता था कि एक पेज हो गया या 10-15 लाइन भी है, तो देखता था कि यही चीज़ें मुझसे गलत हो रही है, तो उस चीज़ों को मैं गूगल करके, मोस्टली जैसे मैं बुक से नहीं पढ़ा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने गूगल का बहुत हेल्प लिया। जैसे NCBI हो गया, साइंस डायरेक्ट हो गया, पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा, उसको खोल के थोड़ा थोड़ा जैसे इंट्रोडक्शन जो होता है ना, उसको पढ़ लिया था, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हुई। फिर ऐसे करके हुआ। और फिर अभी क्वालिफाई मैंने कर लिया एग्ज़ाम, गेट भी इसके साथ साथ मेरा क्वालिफाई है। ओके, तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मतलब काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प किया। मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स भी थे, जैसे BHU से ही बहुत सारे सीनियर्स थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। और इवन BHU के प्रोफेसर भी काफ़ी मतलब फ्रेंडली थे, हेल्पफुल थे, वो लोग भी मोटिवेट करते थे कि CSIR निकालो। फिर BHU में आके मुझे पता चला आखिर की CSIR एग्ज़ाम मतलब काफ़ी ऐसा टाइप का मुझे लगने लगा था बीच में कि कोई तोहफ़ है क्या यार, मतलब इतना क्रेज़ है CSIR का। तो मैं कुछ फ्रेंड हैं उनको स्पेशल क्रेडिट देना चाहूँगा, जो कि हमेशा मेरे साथ रहे हैं। इवन उनको, मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था, फ्रेंड लोग वीडियो कॉलिंग करके या ऐसे करके मुझे पढ़ाते थे। तो ऐसा नहीं है कि आई एम अ परफेक्ट बॉय जो जिसको सब कुछ आता है, ऐसा कभी नहीं था। आप शेयरिंग एंड केयरिंग से सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको नहीं आता है चीज़ कोई, तो सामने वाले को आता है तो आप उनसे पूछ लीजिए। आपने कोई नया चीज़ सीख लिया है तो सामने वाले को बता दीजिए। नॉलेज जो होता है बांटने से बढ़ता है। तो ऐसे करके हम लोगों ने मतलब एक थे कुछ लोग लड़के लड़कियां साथ में, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, हम लोग साथ में किए और क्वालिफाई भी किया है हम लोगों ने। और जिनका नहीं हुआ इस बार वो अगले बार ज़रूर से करेंगे। और सजेशन ये है जो अगले बार अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए सजेशन ये है कि आप शुरू कीजिए। सोचने से अच्छा है आप जो सोच रहे हैं बैठ के कि ये करूँगी वो करूँगा, तो आप एक बार शुरू कर दीजिए। कोई भी टॉपिक पकड़िए। मैं एक स्टोरी शेयर करूँगा। अभी मेरा एक दोस्त था, ठीक है, मैंने जहाँ से BSc किया था, उसको भी अभी CSIR देना है, तो वो मेरे को एक दिन कॉल किया, मेरे को पूछ रहा था कि कैसे करूँ। उसको मतलब अभी बेसिक पता थे, लेकिन उसको CSIR के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैंने उसको बस बोला, एक टॉपिक दे दिया, आपको पता होगा सेल सिग्नलिंग और बायोलॉजी में एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ के बारे में। उसको मैंने टॉपिक दिया, उसको बोला कि भाई मतलब एक दिन पहले दिया और उसको दिया कि तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, तुम 12 घंटे में तुम्हें मुश्किल से 45 मिनट का वीडियो मैंने भेजा था उसे। बंसल बायोलॉजी करके एक यूट्यूब चैनल है, तो उनका वीडियो भेजा था। मैंने कहा कि ये देख लो, मैं तुम्हें कल कॉल करता हूँ 12 घंटे बाद और मैं देखता हूँ, पूछूंगा तुम्हें, तुम बताना। उस बंदे ने वीडियो देखी, नोट बनाई, उसको मैंने कॉल किया, उसने सारी चीज़ बताई। तो यही है, उसको एक टॉपिक समझ में आ गया। तो उसको मैंने यही बोला कि भाई तुम अभी शुरुआत करो तो डेली एक टॉपिक लो। तुम एक दिन वाटर पोटेंशियल ले लो, एक दिन तुम ट्रांसपोर्ट ले लो, एक दिन तुम कैंसर बायोलॉजी ले लो, कैंसर पढ़ लो। बस बेसिक पढ़िए। आपको ये नहीं, कैंसर पढ़ रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपको सिग्नलिंग वो जो बहुत सारे सिग्नलिंग प्रोसेस है आपको ना समझ में आए, लेकिन आपको जो बेसिक है, मेटास्टेटिस है, इन्वेजिनेस है, कैंसर के टाइप है, कैंसर क्या है, कैसे डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो एक लाइन होता है मतलब कैसे बताऊँ, जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट करके मैं बता सकता हूँ।
कि आप जर्नलिस्ट बनिए, आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। आप स्पेशलिस्ट बन गए, आपको सेल बायोलॉजी पूरी तरीके से आ गया, आपको इकोलॉजी एवोल्यूशन कुछ नहीं आता है, तो आप हो सकता है कि अगले एग्जाम में क्वेश्चन ही कम आए उस टॉपिक से, सेल बायोलॉजी से, या टफ आ जाए, आपसे ना बने। तो आप हर चीज़ के बारे में अगर कुछ कुछ जानते हैं तो आप कर लेंगे अच्छे से। जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, यही लाइन है कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। जब आप स्पेशलिस्ट बनते हैं तो आप अपनी जनरल जो चीज़ें हैं वो शायद खो देते हैं। जैसे डॉक्टर ही होते हैं, जैसे कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है तो वो सिर्फ स्किन का आपका इलाज करेगा, लेकिन कोई फिजिशियन है जो जनरल डॉक्टर है, आपका सर दर्द कर रहा हो, आपके कहीं भी दर्द हो, कुछ भी हो, बुखार आ जाए, वो सबका दवा देता है। तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। आप अच्छे से कीजिए बिना परेशान हुए, और कोई इतना भी टफ नहीं है जब हम क्वालिफाई कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। इतने सारी परेशानियों के साथ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल करेंगे। आप अपने आप पे भरोसा रखिए, आप कर लेंगे, और हम लोग हैं आपके साथ। आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है, एनीथिंग, कांटेक्ट अस, वी विल हेल्प यू। एंड चलता हूँ मैं, आप सबसे मिलूँगा अगले वीडियो में। एंड थैंक यू मैं कहना चाहूँगा विनय सर को, जो हमारा वीडियो शूट कर रहे हैं आप सबके लिए। तो थैंक यू सो मच विनय सर, एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और आगे क्या बोले आप, एक वीडियो कट कीजिए, देखिए सोचने दीजिए, इतना बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं क्या क्या बोलूँ।